नमस्कार साथियों, पॉलीटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मशीन सेकंड में आर्मेचर रिएक्शन आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसमें यूनिटी पावर फैक्टर पर कौन सा आर्मेचर रिएक्शन होता है उसके बारे में हमने डिस्कस कर दिया था। तो थोड़ा कुछ बाकी था तो मैं आपको बता दूं। तो यूनिटी पावर फैक्टर पे यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट, यूनिटी पावर फैक्टर पर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होता है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होता है। समझ में आया? लेकिन जनरेटेड ईएमएफ कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है। यूनिटी पावर फैक्टर पर डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन 0 होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिटी पावर फैक्टर पर मैग्नेटाइजिंग, स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो सही कर लीजिएगा। डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन 0 होता है। ठीक है। कि डीमैग्नेटाइजिंग का मतलब क्या है। एक हमारा मान लीजिए हमारा मेन फ्लक्स हमारा क्या है, इधर है यूनिटी पावर फैक्टर पे, हमारा ई इधर है, इधर ही हमारा क्या है, करंट है आइए, तो इधर ही हमारा फाई क्या होगा, फाई आर्मेचर फ्लक्स होगा। तो सोचिए कि फाई एम और यहाँ पे क्या है आपका फाई है। तो इसका मतलब क्या है कि फाई एम से फाई ए कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। तो फाई एम को क्रॉस कर रहा है। आप ऐसे देख रहे हैं ना, देखिए ऐसे है ना, ये एक दूसरे के क्या है 90 डिग्री पर है। तो आप मतलब क्या है कि फाई एम को क्रॉस कर रहा है 90 डिग्री पर। ठीक है। देखिए होता क्या है, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन यहाँ पे 0 क्यों है। सिंपल सी बात है, यदि कोई फ्लक्स इसके अपोजिट आ जाए, मेन फ्लक्स के क्या आ जाए, अपोजिट आ जाए कोई फ्लक्स, तो सिंपल सी बात है ये वाला फ्लक्स इस वाले फ्लक्स को काउंटर करेगा, तब ना डीमैग्नेटाइजिंग होगा, तब जाके क्या होगा, डीमैग्नेटाइजिंग होगा। लेकिन यूनिटी पावर फैक्टर पर ऐसा कोई फ्लक्स ही नहीं है जो मेन फ्लक्स को क्या करे, डीमैग्नेटाइज करे। केवल क्या करेगा, वो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा और हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए जब मेन फ्लक्स हमारा डिस्टर्ब होगा तो जो ईएमएफ का वेव जनरेट होता है वो नॉन साइनोसाइडल क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। आर्मेचर रिएक्शन 0 होता है, 0 होता है। ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, सभी लोग लिख लीजिएगा। अब यदि प्योर इंडक्टिव लोड हो, यदि प्योर इंडक्टिव लोड दिया जाए तो लोड का पावर फैक्टर लोड का पावर फैक्टर जीरो, पावर फैक्टर क्या होगा, 0 होगा, 0 लैगिंग होगा, लैगिंग होता है। समझ में आया। प्योर इंडक्टिव के केस में, प्योर इंडक्टिव के केस में आर्मेचर करंट
आर्मेचर करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैगिंग पोजीशन पर होता है, लैगिंग पोजीशन पर होता है। अर्थात 90 डिग्री क्या करता है, लैग करता है। समझ में आया? 90 डिग्री क्या करता है, लैग करता है। तो देखिए प्योर इंडक्टिव होगा तो सिंपल सी बात है, पावर फैक्टर हमारा 0 लैगिंग होगा। समझ में आया? 0 और क्या होगा, लैगिंग होगा, क्योंकि करंट यहाँ पर वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करती है, लैग करती है। ये आप बेसिक में पढ़ चुके हैं। तो जब हमारा कोई अल्टरनेटर है, मान लीजिए हमारा ये क्या है, अल्टरनेटर है। अब इस अल्टरनेटर के जो टर्मिनल हैं, इस टर्मिनल पर अगर हम कौन सा लोड दें, इंडक्टिव लोड दें। कैसा लोड दें, इंडक्टिव लोड। समझ में आया? तो इसमें आपकी करंट कौन सी फ्लो करेगी, आईए करंट फ्लो करेगी। तो आईए ऐसी करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। तो जब आईए करंट फ्लो करेगी तो सिंपल सी बात है, आर्मेचर में जो है, आर्मेचर में और लोड में आईए करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। अभी तो एक ही लोड यहाँ पे जुड़ा है। तो आर्मेचर में अब आईए करंट फ्लो होने की वजह से, भाई आर्मेचर में भी तो कॉइल ही है, तो उसमें जब आईए करंट जाएगा तो उसमें भी एक मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगा, जिसे फाइए से डिनोट करते हैं। अब फाइए किसके कारण उत्पन्न हुआ है, आईए के कारण। तो इसलिए फाइए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आईए होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आईए ऐसे है तो फाइए भी इसी लाइन में होगा। क्यों? क्योंकि दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, इसके इंक्रीज होने से ये बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तभी जब दोनों सेम फेज में होंगे। समझ में आया? तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, डेवलप होता है। तो ये चीज़ आप समझ गए हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब मैं फेजर आरेख के अनुसार जो है आर्मेचर रिएक्शन को क्या करता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है? अब ध्यान से देखिए, अभी हमने क्या कहा कि आपको पता है कि जो मेन मैग्नेटिक फ्लक्स फाइएम होता है, इसकी वजह से जो ईएमएफ हमारा जनरेट होता है, वो ईएमएफ हमारा क्या है, ई है। ये वाला ईएमएफ हमारा क्या है, ई है। समझ में आया? ठीक। अब देखिए इस ई से, देखिए लोड कैसा है, इंडक्टिव है। तो इस ई की वजह से नहीं, मतलब ई से हमारा करंट जो होगा वो 90 डिग्री लैगिंग पोजीशन पर होगा, मतलब क्लॉकवाइज जाएगा आपका लैगिंग पोजीशन पे। यहाँ से 90 डिग्री कौन आएगा, यही तो आएगा आपका 90 डिग्री। ये हमारा क्या होगा, ये आईए करंट है। समझ में आया? अब सिंपल सी बात है, आईए करंट नीचे की तरफ होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, लैग। समझ में आया? 90 डिग्री क्या कर रहा है, लैगिंग है, लैगिंग पोजीशन पर है। तो अब आईए के कारण जो आर्मेचर करंट होगी, चूंकि हमें पता है कि आईए फाइए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, आईए। तो अगर आईए आपका इधर है तो फाइए भी हमारा सेम फेज में होगा। तो आईए नीचे की तरफ है तो फाइए भी हमारा क्या होगा, फाइए भी हमारा सेम फेज में होगा। तो अब सोचिए, अब देखिए पहले यहाँ पर एक फ्लक्स था, वो भी किस कंडीशन में, यूनिटी पावर फैक्टर के केस में। लेकिन अब यहाँ पर कोई फ्लक्स नहीं है इस लाइन में, अब यहाँ पे फ्लक्स आ गया हमारा, प्योर इंडक्टिव का केस है ना। तो अब यहाँ पर देखिए ईएमएफ से जो है ये वाला आर्मेचर फ्लक्स 90 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा, क्योंकि करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ठीक है? तो अब ये बताइए, इस वाले फ्लक्स के ये वाला फ्लक्स क्या है, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में है। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, काउंटर करेंगे। जब दो वेक्टर या दो फेजर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं, काउंटर करते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि उन दोनों के बीच जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट फ्लक्स की अगर बात की जाए, अगर रिजल्टेंट मेन फ्लक्स की बात की जाए तो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। भाई सिंपल सी बात है, एक फ्लक्स अगर ऊपर से जा रहा है ऐसे फाइएम, और दूसरा फ्लक्स ऐसे आ रहा है फाइए,
भाई ये दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट ही है ना। वो तो फेजर के अनुसार इसको नीचे से दिखाया जा रहा है, इसको ऊपर दिखाया जा रहा है, समझ में आया। लेकिन वास्तव में क्या है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। जब दो फ्लक्स एक दूसरे के अपोजिट आएंगे तो सिंपल सी बात है, इनका जब रिजल्टेंट निकाला जाएगा तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स, रिजल्टेंट मेन मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, क्योंकि रिजल्टेंट फ्लक्स हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो रिजल्टेंट फ्लक्स कम होने की वजह से यहाँ पर डीमैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन है। टोटली डीमैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन होता है, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन यहाँ पर जीरो होता है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर प्योर इंडक्टिव की बात की गई है। किसकी बात की गई है, प्योर इंडक्टिव। तो प्योर इंडक्टिव के केस में पावर फैक्टर हमारा जीरो लैगिंग होगा। तो जब पावर फैक्टर जीरो लैगिंग होगा तो उस कंडीशन में जो आर्मेचर रिएक्शन होगा वो हमारा कौन सा आर्मेचर रिएक्शन होगा, टोटली डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होगा, समझ में आया। इस तरीके से तो वेक्टर यहाँ से लिखेंगे, वेक्टर और फेजर से स्पष्ट होता है कि मेन मैग्नेटिक फ्लक्स फाइम, मेन मैग्नेटिक फ्लक्स फाइम तथा आर्मेचर मैग्नेटिक फ्लक्स फाइए एक दूसरे के अपोजिट हैं, अर्थात रिजल्टेंट मेन मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है। इस प्रकार प्योर इंडक्टिव कोष्ठक में जीरो लैगिंग पीएफ पर, समझ में आया, जीरो लैगिंग पीएफ पर टोटली लोड पर डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होता है। टोटली क्या होता है, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग इसका। टोटली आपका डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होता है। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, इस समय जीरो होता है। ऐसे केस में क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉइंट करके लिखेंगे, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन जीरो, इस केस में, समझ में आया। तो फेजर के अनुसार आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि दो फ्लक्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो सिंपल सी बात है, एक दूसरे के मतलब दोनों एक दूसरे, रिजल्टेंट वैल्यू क्या करेगा, रिजल्टेंट आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो मतलब डीमैग्नेटाइज होगा तभी तो डिक्रीज होगा, समझ में आया। तो देखिए इस केस में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, मेन मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस
रिड्यूस हो रहा है। रिजल्टेंट मेन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो फ्लक्स रिड्यूस होने की वजह से जो है हमारा क्या हो रहा है, ईएमएफ भी रिड्यूस होगा। इस केस में ईएमएफ क्या होता है, रिड्यूस होता है। समझ में आया? इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इस केस में ईएमएफ रिड्यूस होगा क्योंकि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई मेन मैग्नेटिक फ्लक्स, मेन मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ में आया? इसलिए क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब देखिए इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे कि इस केस में मतलब जीरो लैगिंग के केस में, जीरो लैगिंग के केस में, जीरो लैगिंग के केस में ट्रेलिंग पोल टिप, ट्रेलिंग पोल तथा लीडिंग पोल पर लेस मैग्नेटिक फ्लक्स होंगे, पर लेस मैग्नेटिक फ्लक्स होंगे। समझ में आया? क्या होंगे, लेस मैग्नेटिक फ्लक्स होंगे। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।